आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में हम क्या देखेंगे? द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर देखेंगे। तो सी निर्देश तंत्र में हम क्या ज्ञात करेंगे? टक्कर के बाद चरों के मान की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या है? m2 द्रव्यमान का कण है। इन दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र बिंदु है इस बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु पर क्या है? विद्यमान है। इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र क्या है? हमने किस पॉइंट पर माना है? इस पॉइंट पर माना है। दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र इस पॉइंट पर हमने विद्यमान माना है। तो मान लेते हैं m1 द्रव्यमान का कण गतिशील अवस्था में इस दिशा में क्या है? गतिशील अवस्था में किस वेग से? v1 c वेक्टर से। यहाँ पर हमने c क्यों लगाया? क्योंकि कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है? c निर्देश तंत्र, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? c लगा रहे हैं। और m2 द्रव्यमान के अंदर m2 द्रव्यमान का कण इस दिशा में क्या है? गतिशील है। m2 द्रव्यमान का कण क्या है? इस दिशा में गतिशील है। किस वेग से है? u2 c वेक्टर से गतिशील। किस वेग से? u2 c वेक्टर से गतिशील। यहाँ पर हम c क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कौन से निर्देश तंत्र में वेग देख रहे हैं? क्योंकि कौन से निर्देश तंत्र की बात करें? सी निर्देश तंत्र की बात करें। कौन से निर्देश तंत्र में वेग देख रहे हैं? सी निर्देश तंत्र में देख रहे हैं। तो टक्कर के बाद की घटना देखना चाहते हैं। किसके बाद? टक्कर के बाद की घटना। तो यहां पर क्या है? दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र है। इस बिंदु पर क्या है? दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र है। जो ये द्रव्यमान केंद्र है वो केवल कौन सी दिशा में गतिशील है? x दिशा में गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है? केवल x दिशा में क्या है? गतिशील है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो द्रव्यमान केंद्र है, दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो केवल क्या है? x दिशा में गतिशील है। तो m1 द्रव्यमान का कण क्या हो जाता है? इस दिशा में गतिशील हो जाता है। m1 द्रव्यमान का कण क्या हो जाता है? इस दिशा में गतिशील हो जाता है। किस वेग से हो जाता है? v1 c वेक्टर से गतिशील हो जाता है। v1 c वेक्टर से क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। और m2 द्रव्यमान का कण किस दिशा में? इस दिशा में गतिशील हो जाता है। किस वेग से हो जाता है? किस वेग से हो जाता है? v2 c वेक्टर से क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। तो ये एंगल कितना बनाता है? θ1। तो ये θ1 है तो ये कितना होगा? ये θ1 है तो ये कितना होगा? ये भी θ1 होगा। ये भी क्या होगा? θ1 होगा। ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। सी निर्देश तंत्र में ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हम क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। इस डायग्राम की क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। तो सी निर्देश तंत्र में सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग, कितना है? u1 c वेक्टर तथा u2 c वेक्टर है। टक्कर के बाद दोनों कणों का वेग, दोनों कणों का वेग कितना है? u1 c वेक्टर तथा u2 c वेक्टर है। u2 क्या है? c वेक्टर। इसके बाद आपको क्या लगाना है? गणितीय विश्लेषण लगाना है। क्या लगाना है? गणितीय विश्लेषण लगाना है। तो गणितीय विश्लेषण आपको लगाना। गणितीय विश्लेषण, तो गणितीय विश्लेषण हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से हम क्या जानते हैं? द्रव्यमान केंद्र में हमने क्या पढ़ी है? टर्म पढ़ी है। वो टर्म क्या है? स्मॉल r वेक्टर i बराबर कैपिटल R वेक्टर Cn।
कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर आई सी। ये टर्म हमने कहाँ पढ़ी है? द्रव्यमान केंद्र में पढ़ी। कहाँ पढ़ी है? द्रव्यमान केंद्र में पढ़ी है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर आर वेक्टर क्या है? स्थिति सदिश। यहाँ पर आर किसको व्यक्त करते हैं? स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं। अगर मैं क्या करूं, टी के सापेक्ष क्या करूं? टी के सापेक्ष, ध्यान से देखना, टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का क्या कर दूं? अवकलन कर दूं। टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं? स्थिति सदिश के साथ क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर वेक्टर आ जाएगा। वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारे पास वेग आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इस समीकरण को टी के सापेक्ष क्या कर दूं? अवकलन कर दूं, तो हमारे पास टर्म किस फॉर्म में आ जाएगी? वेग के फॉर्म में आ जाएगी। किसके फॉर्म में आ जाएगी? वेग के फॉर्म में आ जाएगी। जो टर्म आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी? वेग के फॉर्म में आएगी। किसके फॉर्म में आएगी? वेग के फॉर्म में आएगी जो टर्म आएगी। टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आई बराबर डी अपॉन डी टी कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस डी अपॉन डी टी स्मॉल आर वेक्टर आई सी आर। तो क्या टर्म बनेंगे? स्मॉल वी वेक्टर आई बराबर कैपिटल वी वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर आई सी बन रहा है। क्या बन रहा है? आई सी बन रहा है। आगे आपको लिखना है द्रव्यमान केंद्र का वेग। आगे हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र के वेग से, ध्यान से देखना, द्रव्यमान केंद्र के वेग से द्रव्यमान केंद्र के वेग से, द्रव्यमान केंद्र के वेग से हमारे पास क्या टर्म आएगी? द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर सेकंड देखना, द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या आता है? तो कैपिटल वी वेक्टर सी एम समेशन का आई का मान 1 से लेके कहां तक होता है? एन तक होता है। कहां तक होता है? एन तक होता है। तो एम आई वी आई वेक्टर अब में क्या आ रहा है? समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक आ रहा है? एन तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? एन तक आ रहा है। तो एम आई आर। अगर हम कितने कणों की बात करें? 2 कण की बात करें। कितने कण की बात करें? 2 कण के लिए। कितने कण के लिए? 2 कण के लिए। 2 कण के लिए। दो कण के लिए समेशन का मान आई का मान 1 से लेके कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। समेशन का वो आई पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? आई पर डिपेंड कर रहा है। तो आई का मान 1 से लेके कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। तो समेशन को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। समेशन को हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। तो कैपिटल वेक्टर सी एम बराबर, समेशन को ओपन कर रहे हैं, तो m1 स्मॉल v वेक्टर प्लस m2 स्मॉल v वेक्टर 2 आ रहा है। आपको में m1 प्लस क्या आ रहा है? m2 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये मान हम कहाँ रख दें? यहाँ पर रखते हैं। ये मान हम कहाँ रखना चाहते हैं? यहाँ पर रखना चाहते हैं। ये मान हम कहाँ रखना चाहते हैं? यहाँ पर रखना चाहते हैं, कैपिटल सी एम। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी? ध्यान से देखना, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? स्मॉल पहले मैं क्या करूं? इस समीकरण से, ध्यान से देखना, इस समीकरण को मैं क्या कर रहा हूं? इस समीकरण को क्या कर लेते हैं? v, जो v आ रहा है, v वेक्टर आईसीएम ज्ञात करना चाहते हैं। v वेक्टर आईसीएम ज्ञात करना चाहते हैं। इस समीकरण से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? v वेक्टर आईसी ज्ञात करना चाहते हैं। तो बराबर,
तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर करेगा तो स्मॉल v वेक्टर आई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल वेक्टर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल वेक्टर सी। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इस टर्म के बाद आपको क्या लगाना है, द्रव्यमान केंद्र के वेग से लगाना है। इस टर्म के बाद हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र का वेग देखेंगे। इस टर्म के बाद हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान केंद्र का वेग देखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग आ जाएगा। दो कण के लिए निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र। फिर ये द्रव्यमान केंद्र हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण बन गया है, आई वी आई सी वेक्टर, वी आई सी वेक्टर बराबर आई वी आई वेक्टर माइनस 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 कोष्टक क्या आ रहा है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस से m2 आ रहा है। अब आपको फर्स्ट पॉइंट लगाना है। इसमें आपको क्या लगाना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है। पॉइंट नंबर आपको क्या लगाना है, फर्स्ट लगाना है। और पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है से निर्देश तंत्र में, इसको आपको देना है समीकरण नंबर ए। क्या दे देनी है, समीकरण नंबर ए दे देनी है। समीकरण ए के बाद में आपको लिखना है से निर्देश तंत्र। पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है और लिखना है से निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र, सी निर्देश तंत्र, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग, टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग हमने कितना माना था, u1c वेक्टर माना था। कितना माना था, u1c वेक्टर माना था। टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग हमने कितना माना था, u1c वेक्टर माना था। तो समीकरण नंबर एक ध्यान से देखना, कौन से कण की बात हो रही है, प्रथम कण की बात हो रही है। तो प्रथम कण के लिए i का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और प्रथम कण जो वेग आ रहा है किसके फॉर्म में आ रहा है, प्रथम कण का वेग किसके फॉर्म में आ रहा है, v के फॉर्म में आ रहा है, u के फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है, u के फॉर्म में आ रहा है। जो प्रथम कण का जो वेग आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, u के फॉर्म में आ रहा है। तो समीकरण नंबर ए में हम क्या करेंगे, i के स्थान पर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे और v के स्थान पर क्या रख देंगे, u रख देंगे। क्या रखने पर, u रख देंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, v1c वेक्टर बराबर v1 वेक्टर स्मॉल v1 वेक्टर। आपको क्या रखना है, v के स्थान पर आपको u रखना है। तो यहाँ पर v आ रहा है तो आपको क्या रखना है, u रखना है। तो u1c वेक्टर क्या रखना है, u1c वेक्टर। v के स्थान पर क्या रख रहे हैं, u रख रहे हैं और i के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो u1c वेक्टर, v के स्थान पर हमने क्या रखा, u रखा और i के स्थान पर हमने कितना रखा, 1 रखा और c के स्थान पर हमने क्या रखा, c रखा। आगे v के स्थान पर क्या रखेंगे, u रखेंगे और i के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो u1 वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u1 वेक्टर आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और m1 ध्यान से देखना, m1 v के स्थान पर क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो u1 वेक्टर प्लस m2 v के स्थान पर क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। ध्यान से देखना, एल निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, एल निर्देश तंत्र की बात हो रही है। तो एल निर्देश तंत्र में u2 वेक्टर m2 द्रव्यमान का कण किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो u2 वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो u1c वेक्टर आएगा u1 माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। हम लघुत्तम लेने पर u1c वेक्टर m1
प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। u1c वेक्टर क्या आ रहा है, अब इसको क्या कर रहे हैं, u1 को क्या करें, अंदर गुणा करें, u1 को हम क्या करें, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, u1c वेक्टर आ रही है। u1c वेक्टर का मान कितना आ रहा है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस में क्या आ रहा है, m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। यहां पर ध्यान से देखना, ये तो प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो u1c वेक्टर क्या आएगा, u1c वेक्टर आएगा m2 u2 वेक्टर, m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया। ध्यान से देखना, समीकरण नंबर एक आ गई हमारे पास। तो समीकरण नंबर एक किसको प्रदर्शित करती है, तो समीकरण नंबर एक है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, यहां पर u1 है और यहां पर आपको क्या लिखना है, u1। तो समीकरण नंबर एक किसको प्रदर्शित कर रही है, तो समीकरण नंबर एक है सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या है, वेग को प्रदर्शित कर रही है। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण को क्या कर रही है, समीकरण नंबर एक प्रदर्शित कर रही है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकालना चाहते हैं, संवेग निकालना चाहते हैं। प्रथम कण का हम क्या निकालना चाहते हैं, तो संवेग निकालना चाहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो प्रथम कण का वेग कितना है, u1c वेक्टर, कितना है, u1c वेक्टर है, और प्रथम कण का द्रव्यमान कितना है, m1 है, कितना है, m1। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, प्रथम कण का संवेग आ जाएगा। से निर्देश तंत्र में क्या आ गया, प्रथम कण का, टक्कर से पहले प्रथम कण का आ गया, क्या आ गया, संवेग आ गया। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर एक में क्या करें, m1 से गुणा करते हैं। हम क्या करें, समीकरण नंबर एक में क्या करते हैं, m1 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। समीकरण एक को m1 से गुणा करने पर, समीकरण एक को क्या कर रहे हैं, m1 से गुणा कर रहे हैं। तो m1 u1c वेक्टर किसके बराबर आएगा, m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। समीकरण क्या आ गई, दो आ गई। तो समीकरण दो किसको प्रदर्शित करती है, यहाँ पर समीकरण दो किसको प्रदर्शित कर रही है, से निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, से निर्देश तंत्र में, कौन सा निर्देश तंत्र में, से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या कर रही है, वेग को, समय को प्रदर्शित कर रही है। से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या है, समय को प्रदर्शित कर रही है। समीकरण नंबर दो ये है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण के क्या कर रही है, वेग को प्रदर्शित कर रही है। अगला आपको पॉइंट लिखना है, इसमें अगला पॉइंट लिखना है, पॉइंट 2 लगाना है, और 2 पॉइंट में आपको लिखना है पॉइंट 2। सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग, द्वितीय कण का वेग हमने कितना माना है, टक्कर से पहले u2c वेक्टर माना है, कितना माना है,
u2c वेक्टर माना है। तो हमको क्या निकालना है, u2c वेक्टर निकालना है। तो समीकरण नंबर ए ध्यान से देखना, तो समीकरण नंबर ए आ रही है उसको ध्यान से देखना। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए में कौन से कण की बात करें, द्वितीय कण की बात करें, मतलब m2 द्रव्यमान के कण की बात करें तो i का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और v के स्थान पर क्या रखेंगे, u रखेंगे। u रखने पर तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, समीकरण नंबर एक को ध्यान से देखना। स्मॉल u वेक्टर i के स्थान पर कितना 2 है, i के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और c, तो हमारे पास क्या आ गया, u2c वेक्टर आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, u2c वेक्टर क्या है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है, वेग, बराबर। फिर क्या आ रहा है, v आ रहा है, v के स्थान पर क्या रखना है, u रखना है, और i के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो u2 वेक्टर फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो m1 कोष्टक m1 u1 वेक्टर, v के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है, प्लस m2 v के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है, तो u2 वेक्टर होगा, क्या होगा, u2 वेक्टर होगा, और नीचे क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। तो अनिर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र में, अनिर्देश तंत्र, या क्या बोल सकते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m2 द्रव्यमान का कण किस अवस्था में माना है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हमने प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m2 द्रव्यमान का कण को हम किस अवस्था में माना है, विराम अवस्था में माना है। तो विराम अवस्था में आप सभी को अनुभव है कि विराम अवस्था में वेग कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो u2 u2c वेक्टर, तो u2c वेक्टर क्या आएगा, बराबर, यहां पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यहां पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस m1 u1 वेक्टर, और इस पे यहां पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं क्या करूं, u2 के स्थान पर क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो हमारे पास ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तो समीकरण नंबर 3 किसको प्रदर्शित करेगी, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 किसको व्यक्त करती है, समीकरण नंबर 3 सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है, वेग को प्रदर्शित करती है। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल संवेग निकालना है। क्या निकालना है, टोटल संवेग निकालना है। तो टोटल संवेग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 हमको क्या निकालना है, m2 जो द्रव्यमान का कण है, मतलब द्वितीय कण का हमको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3 में क्या कर देंगे, m2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय कण का संवेग आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 को m2 से गुणा करने पर, तो m2 u2c वेक्टर बराबर क्या आएगा, m1 माइनस m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। तो समीकरण नंबर 4 किसको व्यक्त करती है, समीकरण नंबर 4 किसको व्यक्त करती है, तो समीकरण नंबर 4 है वो किसको व्यक्त करती है, द्वितीय कण सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या करती है, संवेग को प्रदर्शित करती है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल संवेग निकालना है। हमको क्या निकालना है, टोटल संवेग निकालना है। तो टोटल संवेग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 प्रथम कण का संवेग और द्वितीय कण का संवेग को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, योग कर देंगे। प्रथम कण का संवेग और द्वितीय कण का संवेग का अगर हम क्या करें, योग करते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले क्या आ जाएगा, कुल संवेग आ जाएगा। अगर हम क्या करें, टक्कर से पहले प्रथम कण का संवेग और टक्कर से पहले द्वितीय कण का संवेग को क्या कर दें, योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले कुल संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले कुल संवेग आ जाएगा। तो m1
u1c वेक्टर प्लस में क्या आ रहा है m2 u2c वेक्टर आ रहा है बराबर समीकरण नंबर 2 क्या है m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है m1 प्लस में क्या चल रहा है m2 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा प्लस करें यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन यहाँ पर किसका आ रहा है माइनस का चिन्ह आ रहा है किसका चिन्ह आ रहा है माइनस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है m1 प्लस m2 चल रहा है। अब ध्यान से देखना ये प्लस की और ये क्या है माइनस की तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो m1 u1c वेक्टर m1 u1c वेक्टर प्लस m2 u2c वेक्टर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। समीकरण नंबर 5 किसको व्यक्त करती है समीकरण नंबर 5 किसको व्यक्त करती है सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल समय को क्या करती है व्यक्त करती है सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुल समय को क्या करती है व्यक्त करती है। अब आपको हम क्या निकालना चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं टक्कर के बाद कुल समय निकालना चाहते हैं तो अगली वाली हेडिंग लगाएंगे हम अगली वाली जो पॉइंट लिखेंगे 3 नंबर आपको लिखना है संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम कहता है टक्कर से पहले कुल समय टक्कर से पहले कुल संवेग किसके बराबर होता है टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है बराबर होता है। टक्कर से पहले कुल समय किसके बराबर होता है टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है बराबर होता है। तो टक्कर से पहले कुल समय हमारे पास क्या था टक्कर से पहले कुल समय हमारे पास क्या था टक्कर से पहले कुल समय m1 u1c वेक्टर प्लस m2 u2c m2 u2c वेक्टर बराबर टक्कर के बाद का कुल समय m1 v1c वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर आ रहा है क्या आ रहा है c वेक्टर आ रहा है। समीकरण नंबर 5 ध्यान से देखना समीकरण नंबर 5 ध्यान से देखना समीकरण नंबर 5 में इसके स्थान पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है कितना आ रहा है 0 आ रहा है तो m1 v1c वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो समीकरण नंबर 6 क्या आ रही है सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद क्या आ रहा है कुल समय आ रहा है। समीकरण नंबर 6 सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद कुल समय को क्या कर रही है व्यक्त कर रही है। अब आपको क्या निकालना है गतिज ऊर्जा निकालनी है तो आपको फोन नंबर लगाना है लिखना है गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम हमको लगाना है। अगला पॉइंट हमको क्या लगाना है गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है गतिज ऊर्जा क्या होती है बराबर होती है। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 m1 u1c का स्क्वायर प्लस 1/2 m2
u2c का स्क्वायर क्या आ रहा है, u2c का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, u2c का स्क्वायर बराबर बराबर 1/2 m1 v1c का स्क्वायर आ रहा है प्लस प्लस 1/2 m2 v2c का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, v2c का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, v2c का स्क्वायर आ रहा है। दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करें, हम 1/2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ध्यान से 1/2 क्या आ रहा है, दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो m1 u1c का m1 u1c स्क्वायर प्लस m2 u2c का स्क्वायर कोष्टक बराबर 1/2 m1 v1c का स्क्वायर प्लस m2 v2c का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, m1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, m1 u1c का स्क्वायर प्लस m2 u2c स्क्वायर m1 u1c स्क्वायर प्लस m2 u2c का क्या स्क्वायर बराबर m1 v1c का स्क्वायर प्लस m2 v2c का स्क्वायर 2c का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2c का स्क्वायर आ रहा है। समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए, समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए, समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए। समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए। हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 7 आ गई, समीकरण नंबर 7। अब हम क्या देखेंगे, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 आपको ध्यान से देखना है। तो समीकरण नंबर 5 है और समीकरण नंबर 6 आपको उसको ध्यान से देखना है। तो समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 क्या थी, समीकरण नंबर 5 से देखना, समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 से क्या थी, m1 u1c वेक्टर बराबर माइनस m2 u2c वेक्टर। ये टर्म हम कहां से लेके, समीकरण नंबर 5 से लेके। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, u1c वेक्टर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, u1c वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो माइनस m2 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 चल रहा है और u2c वेक्टर क्या करने पर, वर्ग करने पर अदिश राशि किसमें परिवर्तन हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, सदिश का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। सदिश राशि का वर्ग करने पर, सदिश राशि का वर्ग करने पर वो किसमें परिवर्तन हो जाती है, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाती है। किसमें परिवर्तन हो जाती है, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाती है। अगर हम क्या करें, अदिश राशि का वर्ग कर दें, किसका वर्ग कर दें, अदिश राशि का वर्ग करते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, सदिश। अगर हम क्या करें, सदिश राशि का वर्ग करें, किसका वर्ग करें, सदिश राशि का क्या करें, वर्ग करें, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ग करने पर अदिश राशि में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, अदिश राशि में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, तो ये किसमें परिवर्तन हो रही है, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाएगी। किसमें परिवर्तन हो जाएगी, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाएगी। तो u1c का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएंगे। तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, u2c का स्क्वायर आ रहा है, u2c का स्क्वायर आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 5a दे देना, क्या दे देना, 5a दे देना। समीकरण नंबर 6 ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 क्या है, m1 v1 स्मॉल v1 c वेक्टर बराबर माइनस m2 स्मॉल v2c वेक्टर। ये टर्म कहां से लिखी है, समीकरण नंबर 6 से लिखी है। हम क्या निकालना चाहते हैं, स्मॉल v c वेक्टर निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, स्मॉल v c वेक्टर निकालना चाहते हैं, स्मॉल 1c वेक्टर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, स्मॉल v1c वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो माइनस m2 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 चल रहा है और क्या आ रही है, स्मॉल v2c वेक्टर। क्या करने पर, वर्ग करने पर ध्यान से देखना, वर्ग करने पर v
v1c का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस में, तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है v2c का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है v2c का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है v2c का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना 6a दे देना, क्या दे देना 6a दे देना। तो समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को समीकरण नंबर 7 में रखने पर, समीकरण नंबर 7 में रखने पर, समीकरण नंबर कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, समीकरण 7 में रखने पर हमारे पास क्या टर्म आ रही है, ये रही समीकरण 7। तो m1 u1c स्क्वायर का मान कितना है, समीकरण नंबर 5, तो m2 का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है m1 का स्क्वायर और u2c का स्क्वायर चल रहा है। ये हमने कहा लिखी है समीकरण नंबर 5 से लिखी, 5a से लिखी है, और प्लस में क्या चल रहा है m2 u2c का स्क्वायर चल रहा है, बराबर बराबर m1 v1c स्क्वायर का मान करता है समीकरण नंबर 6a, तो m2 का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है m1 का स्क्वायर चल रहा है, और क्या चल रहा है v2c का स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है v2c का स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है, प्लस में, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है m2 v2c का स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है v2c का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक m1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक m1 से ये स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या टर्म बन रहा है, हमारे पास क्या टर्म बन रही है, m2 का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है m1 चल रहा है, u2c का स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा है m2 u2c का स्क्वायर चल रहा है, बराबर बराबर m2 का स्क्वायर m1 अपॉन m1 v2c का स्क्वायर प्लस में m2 v2c स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, u2c का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, u2c स्क्वायर का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोष्टक m2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है m1 का स्क्वायर, m1 आ रहा है, प्लस में क्या चल रहा है m2 चल रहा है, क्या चल रहा है m2 चल रहा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है v2c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, v2c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोष्टक में क्या चल रहा है m2 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है m2। हम क्या निकालना चाहते हैं, v2c निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, v2c स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो v2c स्क्वायर बराबर में क्या है u2c का स्क्वायर, अब कोष्टक में क्या चल रहा है m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 चल रहा है, क्या चल रहा है m2 चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है अपॉन, ये क्या कर देंगे, इसके पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस में क्या चल रहा है m2 चल रहा है, क्या चल रहा है m2 चल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो v2c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, v2c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, u2c स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, मतलब अंडरूट लेने, दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडरूट लेने पर या वर्गमूल करेंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आ रही है, v2c आ रही है, किसके बराबर आ रही है, u2c के बराबर आ रही है। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 8 आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। इसी प्रकार से इसी प्रकार से v1c बराबर किसके होगा, u1c के बराबर होगा, समीकरण नंबर 9 आ रही है। अब यहाँ पर दो समीकरण आ रही है, तो समीकरण नंबर 8 आ रही है और एक क्या आ रही है, समीकरण नंबर 9 आ रही है। यहाँ पर दो समीकरण आ रही है, तो समीकरण नंबर 8 आ रही है और एक समीकरण नंबर क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो समीकरण नंबर 8 क्या आ रही है, v2c आ रहा है, क्या आ रहा है, v2c किसके बराबर आ रहा है, u2c के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, u2c के बराबर आ रहा है, समीकरण नंबर 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग, टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग, टक्कर के बाद द्वितीय कण का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। मतलब हमारे पास दो चर आए, टक्कर के बाद हमने क्या किया, दो चरों का मान ज्ञात किया, टक्कर के बाद हमने क्या किया, दो चरों का मान ज्ञात किया है। एक तो
v1c ज्ञात किया और ये क्या ज्ञात किया है, v2c ज्ञात किया है। तो दोनों का मान क्या आ रहा है, टक्कर से पहले वेग था m1 कण का और m2 द्रव्यमान कण का क्या था, वेग था। वही क्या आ रहा है, टक्कर के बाद का वेग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ v2c किसके बराबर आ रहा है, u2c के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ टक्कर से पहले वेग था, मतलब m1 द्रव्यमान का जो कण का वेग था, टक्कर से पहले का वेग था, वही टक्कर के बाद का वेग आ रहा है। वही क्या आ रहा है, टक्कर के बाद का वेग आ रहा है। हम मान लेते हैं टक्कर से पहले वेग था m1 द्रव्यमान का कण का, कितना था, 40 मीटर पर सेकंड था। कितना था, 40 मीटर पर सेकंड था। तो टक्कर के बाद भी कितना आ रहा है, टक्कर के बाद भी कितना आ रहा है, टक्कर के बाद भी कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। टक्कर के बाद भी कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कणों का वेग क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो समीकरण नंबर, ध्यान से देखना, समीकरण 8 तथा समीकरण 9 से स्पष्ट है कि समीकरण 9 से स्पष्ट है कि समीकरण 9 से स्पष्ट है कि टक्कर से सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले तथा टक्कर से पहले वेग तथा टक्कर के बाद का वेग एक समान आता है। टक्कर के बाद का वेग एक समान आता है। अगली वाली क्लास में क्या निकालेंगे, थीटा एंगल निकालेंगे। कौन सा चर निकालेंगे, थीटा एंगल चर निकालेंगे। अगली वाली क्लास में हम क्या निकालेंगे, थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। कौन सा चर निकालेंगे, थीटा की फॉर्म वाला चर निकालेंगे।